गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। बच्चों, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर आप ऐसा करो ना कि आप केमिकल काइनेटिक का यूट्यूब पे वीडियो डाल दो भाई, है ना, वन शॉट है। तो भाई मेरे को लगा कि क्यों ना अपन आज केमिकल काइनेटिक का वीडियो ही अपलोड कर देता हूँ। तो आज आपके सामने केमिकल काइनेटिक आ गया। इस चैप्टर में, इस वीडियो में अपन कवर करने वाले एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट कुछ बात, जैसे कि एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन, जैसे कि एनसीईआरटी का कुछ डेरिवेशन। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जेई नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक। तो चलो अपन लेट ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर शॉर्ट। चलो, तो ये है आपके सामने केमिकल काइनेटिक का वन शॉर्ट वीडियो। अपन स्लाइड करते हैं और बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला स्लाइड नंबर पहला, तो सबके दिमाग में ये ख्याल आता भाई कि ये केमिकल काइनेटिक क्या होता होगा। आपके भी दिमाग में आना चाहिए ख्याल, मेरे भी दिमाग में ख्याल आता है। तो लोग अगर कहेंगे कि ये केमिकल काइनेटिक क्या है, तो अपन केमिकल काइनेटिक के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो सबसे पहला आप कोई भी एक रिएक्शन को ले लो, केमिकल रिएक्शन को ले लो भैया। आपने तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखे होंगे, है ना, जैसे वाटर का ही बनना, अमोनिया का बनना। तो जितने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या कुछ समय लगता या नहीं लगता है? लगता होगा। अरे भैया लगता होगा ना समय। आप मेरे को ये बताओ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या उसमें प्रोडक्ट बनने में रिएक्टेंट से कुछ समय लगता है या नहीं लगता? यस सर। तो कितना समय लगता है, रेट क्या है रिएक्शन का? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का अपन बात करने वाले हैं ना, तो यही केमिकल काइनेटिक है ना, ये बताता है भैया। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करने वाला भाई, है ना। तो अपन इस चैप्टर के अंदर है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, कैसे हो रहा भाई, है ना। तो अपन इस चैप्टर में यही बात करने वाले। श्योर? चलो, ज्यादा कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है, ये दिमाग में आप ठूस लो भैया, है ना। चलो अपन बात करते हैं, हो गया, ये कुछ है नहीं भाई, है ना। अपन सबसे पहला जो इस टॉपिक के अंदर आता है वो टॉपिक का नाम है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला बात आता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। हाँ, कोई भी रिएक्शन का रेट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हम यहाँ पे आपके सामने इसको डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन। भाई याद रख लोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का, है ना, ऑफ रिएक्टेंट या फिर किसका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर किसका प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। शाबाश, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ये है, डेफिनेशन है। कह रहा है कि सबसे पहला वर्ड तो यहाँ पे आता है कंसंट्रेशन। भाई आप कंसंट्रेशन को क्या कहते हो, जानते हो ना। जनरली ये कंसंट्रेशन को अपन मोलारिटी भी कहते हैं, आप जानते होंगे, ये है ना, ये मोलारिटी। तो अपन जब कभी भी कंसंट्रेशन का बात करते हैं तो मोलारिटी आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए। क्या पक्का आ गया ना? श्योर, लॉक करें? चलो भैया शाबाश, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस सर। रिएक्टेंट, तो सर ये आपने क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन आप करते होंगे भाई, कोई भी रिएक्शन, तो क्या उस रिएक्टेंट का आप कुछ मोल लेते होंगे, 10 मोल, 50 मोल, 10, 100 मोल, है ना, लेते होंगे ना। उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन हो जाता है। शॉर्ट, तो मान के चल हमने क्या करा कि एक रिएक्शन ए लिया और जो है वो प्रोडक्ट मैंने लिया बी। ए रिएक्टेंट हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया भैया। शॉर्ट, अब आप इमेजिन करो कि हमने क्या करा कि ए जो है वो शुरुआती टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पर, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैंने इसको जो लिया वो 10 एम लिया भैया। कितना एम लिया? 10 एम लिया। सर शुरुआती कंडीशन में बी तो नहीं बना हुआ भाई, मैंने सिर्फ रिएक्टेंट शुरुआत में लिया है, प्रोडक्ट हमने नहीं लिया है। तो अगर शुरुआत में हमने रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट तो उस समय होगा नहीं, कुछ समय के बाद ना प्रोडक्ट बनना स्टार्ट करेगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। यस, तो हमने सिर्फ शुरुआत में रिएक्टेंट लिया, 10 एम लिया, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बताओ कि टाइम इक्वल टू अगर 5 सेकेंड हमने कर दिया तो क्या ये 10 एम ही रहेगा या कुछ घटेगा? बताओ मेरे को।
आप मेरे को ये बताओ कि ये 10m ही रहेगा या कुछ घटेगा? कुछ घटेगा बिल्कुल। सर मान के चल मैंने क्या घटाया कि 10 में से x जो है वो घट गया। सर ये जितना घट रहा होगा क्या उतना ही ये बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? इसको हम कुछ नहीं करते, ये जी डैश लगा दिया। ये सर ये जितना घट रहा होगा उतना ही ये बन रहा होगा, क्या हाँ या ना? यस सर। तो सर क्या आप बताना कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा कि नहीं हो रहा है? पहले था 10m, अब 10 माइनस एक्स, मान के चलिए x के जगह पे 2m ले लेते हैं, तो ये भाई ये कितना m हो जाएगा? 8m, और ये कितना बन जाएगा? 2m बन जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है या नहीं घटा? मतलब बदला कि नहीं बदला? चेंज इन कंसंट्रेशन देख बदल गया है ना। पहले 10 था अब 8 हो गया। क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बदला या नहीं बदला? बिल्कुल बदला। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो भैया बिल्कुल भी ना था, है ना। शुरुआत में तो भैया बिल्कुल भी ना था, लेकिन सर देखो तो ये टाइम बराबर 5 सेकंड, ये कितना m बन गया? 2m बना या नहीं बना? और सर ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगा या नहीं लगा? यस सर, समय लग रहा 5 सेकंड। तो सर वही तो कह रहा है कि सर कंसंट्रेशन का बदलना रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमने यूनिट टाइम ले लिया भैया, है ना। श्योर। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपको अगर पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन में बदलाव होना। किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का। और किसका? प्रोडक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में भैया, है ना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में बदलाव होना, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, कभी कभी ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ जाता है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या भैया? क्या लिख सकते हैं बताओ? ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं क्या? चेंज इन क्या? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो आप बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी का मतलब क्या होता है? आप बताओ। मोल बटा वॉल्यूम होता है या नहीं होता? यस सर। इनटू सर टाइम है तो अपन टाइम लिख देते हैं। श्योर है? पक्का? आगे बढ़े, वेरी गुड। सर मोल को अपन मोल ले लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर ले लेते हैं, टाइम को टी ले लेते हैं सर। श्योर। तो सर अगर इसका हम लोग यूनिट लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, टाइम को अपन सेकंड ले लेते हैं। श्योर सर। टाइम सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे से वॉल्यूम जाएगा लीटर तो ऊपर माइनस हो जाएगा। तो सर आपके सामने क्या ये यूनिट नहीं आ गया? मोल पर लीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ किसका? रेट ऑफ रिएक्शन। कभी कभी आ जाता है सवाल। श्योर। चलो सर रिएक्टेंट घट रहा है या नहीं घटा? देखो तो सर जब कभी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। उसी को अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहते हैं। डिसअपीयर का मतलब क्या? विलुप्त होना, घटना, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ क्या एक रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर, बिल्कुल घट रहा है। और सर एक समय ऐसा आ जाएगा जब मेरे पास रिएक्टेंट तो बिल्कुल ना होगा, सिर्फ कौन होगा? प्रोडक्ट होगा भैया, हाँ ना। अरे भैया आप मेरे को ये बताओ क्या आपने चीनी पानी का घोल बनाया है? यस सर। आपने चीनी लिया, आपने पानी लिया, शुरुआत में चीनी पानी का तो घोल नहीं होगा ना? यस सर। जैसे जैसे समय बीत रहा होगा अंतिम में क्या आप चीनी और पानी को अलग अलग पाओगे क्या? नहीं ना। चीनी पानी का घोल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब रिएक्टेंट आपको एक समय के बाद नहीं मिलने वाला है, और उस समय के बाद आपको सिर्फ कौन मिलने वाला? प्रोडक्ट मिलने वाला है भैया। श्योर। तो रिएक्टेंट घट रहा है, इसीलिए अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहते हैं। और प्रोडक्ट में क्या होगा? अपीयर हो रहा, पहले कुछ नहीं था, अब देखो 2 हुआ, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा। तो इसको अपीयरेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? दिखाई दे रहा भैया। तो अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करते तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं, और अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करते तो अपन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे भैया। श्योर? पक्का है ना? पक्का बात करें? शाबाश। एक चीज और आप याद रख लोगे इस टॉपिक में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रख लोगे? आपको ये याद रखना है क्या कि सर जब कभी भी रिएक्टेंट का हम चेंज निकालेंगे कंसंट्रेशन का, अगर कंसंट्रेशन का चेंज निकालेंगे रिएक्टेंट के लिए तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चलो भैया हम चेंज निकालना चाह रहे हैं ना, चेंज निकालना चाह रहे, किसका चेंज निकालना चाह रहे? कंसंट्रेशन का। किसके लिए?
रिएक्टेंट के लिए। तो भाई कंसंट्रेशन ये अपन इसको बता रहे हैं, हाँ अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाइनल वाला कंसंट्रेशन माइनस क्या इनिशियल वाला भैया, है ना। इसको चलो और जरा सा अपन हटा दें, ठीक है। थोड़ा सा एक बारीकी से देखो, आई इनिशियल वाला कंसंट्रेशन कोई बताना। सर फाइनल वाला कंसंट्रेशन अभी हमने कितना माना था, एटम माना था, माइनस रिएक्टेंट हमने कितना माना था, कोई बताना कितना आ रहा, माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब कभी भी आप चेंज निकालोगे रिएक्टेंट के लिए तो हमेशा माइनस साइन लगाने का, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ। ये इसलिए माइनस साइन लगा रहा है क्योंकि सर रिएक्टेंट धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग से घट रहा है ना, और जब चेंज निकालते तो फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, फाइनल वाला सर कम हो गया 8, शुरुआत वाला 10 था, तो भाई 8 में से आप 8 करोगे, 8 में से आप 10 करोगे तो माइनस ही 2 आएगा ना। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन यही बता रहा है कि सर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के अकॉर्डिंग घट रहा है। शॉर्ट। और सर प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ेगा ना। कैसे, पहले 0 था अभी कितना हो गया 2 हो गया, तो भाई बताना फाइनल हो गया 2 और शुरुआत था 0, तो सर 2 ही आया, क्या प्लस में आया नहीं आया। यस सर। इसका मतलब कहने का क्या है, इट मीन्स यार कि सर अगर रिएक्टेंट के हिसाब से बात करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। और सर टाइम के रिस्पेक्ट में तो अपन यहाँ टी लगा दिया, कभी कभी सर यहाँ पे डी लगा देंगे तो यहाँ डी लगा देंगे, यहाँ डी लगा देंगे तो यहाँ डी लगा देंगे, यहाँ पे डी लगा देंगे, है ना। और सर कंसंट्रेशन को इसको ब्लॉक में भर देंगे तो ये कंसंट्रेशन का सिंबल हो गया। यस सर, है ना। तो इस बात का तुम विषय ध्यान दोगे। एक एग्जांपल था Hg + Cl2 गिव्स HgCl2। कोई बताना रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है, Hg है रिएक्टेंट, तो सर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, चेंज, डी का मतलब स्मॉल चेंज का अपन बात करने वाले, श्योर ये तो आपको भी पता होगा। तो डी का मतलब स्मॉल चेंज, इसका मतलब कंसंट्रेशन हम लोग ले लिए, तो किसका कंसंट्रेशन बेटा, Hg का कंसंट्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt करा। ये माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का चेंज माइनस आता है ना, घटता है। फिर ये बराबर का साइन, फिर यहाँ पे Cl2, सर Cl2 में माइनस साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, माइनस लगाए, यहाँ डी लगा देंगे, डी का मतलब स्मॉल चेंज हो गया, कंसंट्रेशन का सिंबल ये हो गया। और किसका कंसंट्रेशन बेटा, Cl2 का कंसंट्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt की, बराबर बराबर। सर कोई बताना है HgCl2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, तो आप माइनस लोगे या प्लस लोगे, तो हमने यहाँ पे देखो प्लस लिया कि नहीं लिया, यहाँ पे माइनस था हमने यहाँ प्लस लिया। डी का मतलब स्मॉल चेंज, HgCl2 प्रोडक्ट मिला, और नीचे में dt हमने दिखा दिया भैया, है ना। तो कंसंट्रेशन Hg का चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या इसी तरह कोई भी रिएक्शन का अगर आपको कहेगा कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या निकालने लोगे, यस सर बिल्कुल निकाल लोगे। चलो भाई अपन आते हैं, एक आपको एक सवाल है आपके सामने, अच्छा सवाल है, आप मेरे को है ना बताओ जल्दी से इस रिएक्शन का क्या होगा, है ना। आपके सामने एक रिएक्शन है भैया। चलो सर ध्यान देना, एक इसके पहले सवाल के पहले हम 2-3 एग्जांपल और लेना चाहते हैं। सर क्या लेना चाहते हैं, आप मेरी बातों को समझोगे। मान के चल हमने एक रिएक्शन करा A + B, और मान के चल मैंने करा C। सर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है भैया, कैसे लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे, रिएक्टेंट के लिए क्या लोगे, माइनस, रिएक्टेंट क्या A है, यस सर। इसको हम दूसरा पेज से कवर करना चाहेंगे, अपन लिखेंगे D, और यहाँ क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, A, और नीचे में क्या लिखेंगे, dt। श्योर, दिस विल बी इक्वल टू सर B, B रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, तो क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, D, किसका कंसंट्रेशन बेटा, B का कंसंट्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt। दिस विल बी इक्वल टू क्या, C कोई बताना प्लस है या माइनस, जल्दी जल्दी बताओ, माइनस है ना, प्लस है, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस, शाबाश, नहीं प्लस। सर डी प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस लेते हैं। यहाँ पे डी लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और नीचे में क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। सर ये आपके सामने इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हमने ऐसे लिख दिया। श्योर, पक्का, आगे बढ़े, शाबाश। चलो भैया एक एग्जांपल हम और लेना चाहेंगे। चलो भाई N2 + 3H2 और साइन और 2NH3, इस रिएक्शन का आपको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिख लोगे, यस सर। चलो सबसे पहले आपको देखना बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है, बैलेंस है भाई,
हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2। चलो भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ROR हम लिखना चाहते हैं। कोई बताना, ये रिएक्टेंट हो गया, यस सर। क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, डी, किसका, N2 का। नीचे में क्या लिखेंगे, DT, शाबाश। दिस विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, ये H2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, तो आप क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओगे, माइनस, शाबाश। क्या लिखोगे, डी, क्या लिखोगे, H2। सर 3H2 लगा देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम 3H2 लगा देंगे और नीचे में हम DT लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 3 लगा देते हैं, कितने लोग कह रहे हैं 3 लगाएंगे, शाबाश आप सही हो नहीं आप गलत हो। सर याद रखो कि ये जो भी कॉफिशिएंट होगा, इस की पॉइंट मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कॉफिशिएंट जो भी होगा भैया, कॉफिशिएंट जो भी होगा क्या भैया, है ना भैया, जो भी कॉफिशिएंट होगा भैया उसको सर मल्टीप्लाई करना है बटा में करके, किसमें, बटे में करके। जैसे यहाँ 3 है तो 3 को आप ऊपर से मल्टीप्लाई, यहाँ H2 ही लिखेंगे अपन, यहाँ पे सिर्फ H2 ही लिखेंगे और ये जो 3 होगा सर ये मल्टीप्लाई का साइन 1/3 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि जो भी कॉफिशिएंट आपके सामने होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बटा में करके। जैसे कि इसको बराबर करेंगे, सर ये प्रोडक्ट है तो अपन प्लस लेंगे, प्लस दिखाने का जरूरत तो होता नहीं है सर, यहाँ लिखेंगे डी, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, 2NH3 है, NH3 शाबाश। अपन लिखेंगे क्या, NH3 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, DT, लेकिन कितना T, 2 है ना, तो अपन इसको 1/2 लिखेंगे सबसे पहले। सर ये आपके सामने रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का हो गया। श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग, शाबाश। कोई दिक्कत यहाँ पे, श्योर, चलो तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर दो जल्दी। उसके बाद अपन आपके सामने सवाल है, आपको सामने रेट पूछा गया है, एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर पर है ना टू इतना 10 मिनट, है ना। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, श्योर। चलो इसको मिटा दे भैया। तो आपको ये सवाल के लिए रेट निकालना है, आप सबसे पहले इस सवाल के लिए आप लिख पाओगे, यस सर हमको रेट निकालना है। 2A जो है वो प्रोडक्ट दे रहा भैया, है ना। चलो अपन रेट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना भैया। चलो पक्का, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, श्योर। तो चलो भैया हमको लेना है क्या, 2A, अच्छा यहाँ पे छोड़ दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2DT, ये लिखेंगे। और सर ये कंसंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, चेंज का मतलब क्या सर, कितना, शुरुआत में 0.5 था और बाद में कितना हो गया 0.4 हो गया, तो अपन लिख सकते हैं क्या, चेंज, डी का मतलब चेंज, तो फाइनली 0.4 हुआ माइनस शुरुआत में कितना था 0.5 था, श्योर है। और सर कितना मिनट में, 10 मिनट में अपन 10 कर देंगे, याद रखोगे क्या, 1/2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2A था भैया। और सर अगर सवाल में सेकंड में इसका यूनिट चाहिए तो 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, सेकंड में आ जाएगा, शाबाश। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा पक्का, शाबाश। अपन और स्लाइड को आगे करते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं तो अपन जानते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन अपन 3 तरह का होता है भैया, 2 तरह का, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस। ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। सेम चीज यहाँ पे, जब कभी भी बेटा एवरेज का अपन बात करते हैं तो आपको भी पता है ना कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का बात करता है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का बात करता है, लंबा सा समय में कितना चेंजिंग हुआ। लेकिन जब कभी भी इंस्टेंटेनियस का बात करने वाला तो देखो ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटा सा समय में, लंबा सा समय में बात करेगा भैया तो हम एवरेज निकालते, छोटा सा समय में बात करने वाला तो क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे मान के चले रिएक्शन दे दिया A + B, दिस इज द इक्वल टू C, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है एवरेज वाला भैया, शॉर्ट। तो अपन यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे अब, है ना, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A बटा, इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा A बटा डेल्टा T, शॉर्ट। या फिर आप इसको चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A डेल्टा, है ना, ऐसे
दिस विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बी बटा क्या, डेल्टा टी। और अगर चाहोगे तो अच्छा माइनस भूलोगे नहीं भैया, माफ करना, माइनस तो आपका लाजमी है। माइनस अगर तूने रिएक्टेंट के लिए ना लिखा तो खत्म, पक्का ना, शाबाश। फिर ये प्रोडक्ट हो गया तो अपन क्या लिखेंगे, ये बदलाव आ गया, लंबा सा समय को हम एवरेज निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे सी बटा क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। श्योर। लेकिन सर अगर इंस्टेंटेनियस का बात करेगा तो इसी रिएक्शन के लिए लिखेंगे डी ए बटा डी टी माइनस में दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा डी टी, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बटा क्या लिखेंगे, डी टी। हाँ सर, डी और डेल्टा कब समझ में आया, समझ में आ गया सर। ये एवरेज के लिए होता है, ये आपके सामने एवरेज के लिए हो गया, और ये आपके सामने इंस्टेंटेनियस। लेकिन जनरली हम लोग ये लगा करके सवाल निकालते हैं। शॉर्ट, चलो मूव करते आगे। सर ये अब आ गया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेट लॉ। जिसका नाम क्या भैया, रेट लॉ। चलो, जिसका नाम है क्या, रेट लॉ। रेडी, चलो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आप रुकोगे, ठीक, 1 सेकंड आप देखो। इसके पहले था ये वाला टॉपिक, माफ करना, उसके पहले था ये वाला रेट लॉ, अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो बाद का टॉपिक है। इसके पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करने वाला, अफेक्ट करने वाला है। श्योर, चलो भैया, ये बड़ी अच्छा सवाल है, ये स्टेट बोर्ड में बहुत बेहतरीन सवाल है ना, आपके एग्जाम में आते रहता है। आपको कवर करना कैसे, कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को है ना डिस्टर्ब करने वाला है, प्रभाव करने वाला है। श्योर, इस सवाल पे आप स्टार मार लोगे, स्टेट बोर्ड में आते रहता है ना। तो सर सबसे पहला तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कहने का मतलब क्या, क्या कहने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब क्या है हम पढ़ के सुनाते हैं, आपको बारीकी से ध्यान देना। कह रहा है इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे देन द कॉलिजन विल इंक्रीजेस, तो कॉलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इफ कॉलिजन इंक्रीजेस देन इफेक्टिव कॉलिजन विल आल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस। बाप रे बाप, क्या कह रहा है सर, आपको याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है। श्योर। और सर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, जितने जल्दी जल्दी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल स्पीसीज जो होने वाले उसके बीच में जो एटम्स है वो जितना जल्दी टकराएगा, उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब क्या, कॉलिजन ज्यादा होना पड़ेगा, टकराना ज्यादा पड़ेगा, और अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव कॉलिजन संभावनाएं ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन होने वाला है उतना बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। अपने को एक चीज याद रख लोगे, इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन एक वर्ड होता है, आपको याद रख लेना बेटा, 2 वर्ड में फर्क है, इफेक्टिव कॉलिजन और कॉलिजन में आपके सामने फर्क है। सर कॉलिजन जैसे आप पढ़ते होंगे तो स्टडी और इफेक्टिव स्टडी में फर्क होता है ना। आपका पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा, कॉपी तूने खोल लिया, बगल में मोबाइल टुड़ो, हाय क्या कर रही हो, मैंने खाना खा लिया, तूने खाई, यस हमने भी खा लिया, यानू मन नहीं लग रहा है। कॉपी आपने यहाँ खोल के रखा है, आपने यूं कर रहा है, पढ़ रहा है ना, आपने चैट भी कर रहा, पढ़ रहा, फिर तूने चैट बंद हो गया, फिर तूने इफेक्टिव कॉलिजन दिस आगे टक, हाँ नहीं पढ़ रहा था। आप ही ऐसे ऐसे पढ़ते रहोगे दिन भर, तो आपको क्या लगता है कि आप वो इफेक्टिव स्टडी है? नहीं। इफेक्टिव स्टडी का मतलब चुपचाप आप पढ़ो, फोन को स्विच ऑफ करके 2 घंटे 3 घंटे इफेक्टिव। आपका रिजल्ट कौन बनाएगा, ये स्टडी है इफेक्टिव स्टडी। आप चैट करते करते पढ़ रहे हो वो आपका रिजल्ट बनाने वाला है, या आपके फोन को स्विच ऑफ करके पढ़ो 2-4 घंटे वो रिजल्ट, इफेक्टिव पढ़ाई आपका रिजल्ट बनाने वाला। सेम चीज यहाँ पे है भैया, है ना। अब पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मान के चल 5 थे,
तो कॉलिजन पांचों के बीच में हो रहा होगा, तो कॉलिजन जब पांचों के बीच में हो रहा हो तो हो सकता है क्या कि 5 कॉलिजन करने के बाद इफेक्टिव कॉलिजन मात्र 2 निकले, और जितना बढ़िया इफेक्टिव कॉलिजन हुआ उतना ही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है। श्योर। अब ये 5 की संख्या को मैंने बढ़ा करके 50 कर दिया। अब तुम बताइयो मेरे को कि जब 50 रहेंगे क्वांटिटी, 50 को मैंने कर दिया तो क्या 50 के बीच में कॉलिजन होगा? और जब ज़्यादा लोग के बीच में कॉलिजन होगा तो आप मेरे को ये बताना क्या इफेक्टिव कॉलिजन भी होने का संभावना ज़्यादा है? यस बिल्कुल होगा। और इफेक्टिव कॉलिजन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगा। कहने का मतलब क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तू बढ़ा दे। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन को तुम बढ़ा दोगे भैया, है ना, तो कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन टकराने का लोग टकराएंगे, ज्यादा लोग, है ना, और ज्यादा लोग टकराएंगे तो इफेक्टिव कॉलिजन भी ज्यादा, अल्टीमेट रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। श्योर, शाबाश। अगला टेम्परेचर। अच्छा, आप टेम्परेचर को क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है। अगर उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाए भैया, है ना, और एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो आपको भी पता है कि एनर्जी ज़्यादा मिलने से वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होने से लोग जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जितना ज़्यादा टकराएंगे कॉलिजन भी उतना बढ़िया, कॉलिजन जितना बढ़िया, इफेक्टिव कॉलिजन उतना बढ़िया, और इफेक्टिव कॉलिजन उतना बढ़िया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी। कहने का मतलब क्या, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, है ना, तो कॉलिजन भी बढ़ेगा, एंड इफेक्टिव कॉलिजन विल आल्सो इंक्रीजेज, और इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ेगा, एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीजेज। समझ में आ गया? वही वजह क्या है? वजह यही है भैया कि आपने कॉलिजन को बढ़ाना चाहा, आपने इफेक्टिव कॉलिजन को बढ़ाना चाहा, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आने से वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी आने से कोलाइड करेंगे, है ना, और कोलाइड ज़्यादा करेंगे तो आपको भी पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगा। श्योर, श्योर। तो आपके सामने दो था, हमने बताया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर। श्योर। देखते कुछ और है क्या? यस सर। एक तीसरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सर आप भी जानते हैं ना कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। सर बिल्कुल आपको भी पता है ना, आपको भी पता है कैसे चेंज करता है। सर मान के चल तूने क्या करा, एक ग्लास लिया भैया, ग्लास के अंदर तूने क्या लिया भैया, पानी लिया। ये क्या है, पानी है भैया, पानी, पानी, और तूने इसके अंदर सर शुगर डाला, चीनी को डाल दिया, ठीक है। दूसरा लेकर में तूने क्या किया कि अभी यही तूने गिलास लिया, गिलास के अंदर तूने पानी डाला, और ये पानी के अंदर तूने क्या करा भैया, शुगर को डाला। किसको डाला, शुगर को डाला भैया। पक्का। और तूने शुगर से डालने वाली इसको क्या करा कि चम्मच से तूने क्या करता है, इसको डिजोल्व करना, चम्मच से, है ना, स्वेल करना स्टार्ट कर दिया। तुम बताना कि ये शुगर इस पानी में जल्दी घुलेगा या शुगर इस पानी में जल्दी घुलेगी। यहाँ पे आप चम्मच से आप स्वेल कर रहे हो, कोई बच्चे बताएंगे ये या बी, ये या बी? बहुत सारे बच्चे बता पाएंगे। यस सर। किसमें जल्दी शुगर घुलेगा, ए या बी में? बहुत सारे बच्चे कह रहे बी में। क्यों? क्योंकि सर आपने चम्मच का यूज करा, चम्मच जो है वो स्वेल कर रहा है जल्दी, तो यहाँ पे क्या कि कॉलिजन बढ़ रहा है, कॉलिजन बढ़ने से इफेक्टिव कॉलिजन और रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो रहा होगा, मतलब ये जल्दी घुलेगा। तो सर ये घुलाने का काम कौन करा जल्दी, क्या ये चम्मच करा या नहीं करा? और यही चम्मच को बेटा हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। यस सर, चम्मच को ही कैटलिस्ट कहते हैं। इसमें देखो भाई, है ना, इसमें चम्मच नहीं था, ये रेट ऑफ रिएक्शन अपने अकॉर्डिंग से हो रहा था। यहाँ पे चम्मच को मैंने लाया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, लेकिन इस चम्मच का रोल सिर्फ इतना ही था कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, इसका विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज इन केमिकल बिहेवियर। लेकिन ये चम्मच ऐसा नहीं कि जाकर के, है ना, उसका केमिकल रिएक्शन में चम्मच का भी कुछ पार्ट जो है घुल चुका, नहीं, वो गया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, अपना काम चला, बोलता टाइट है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जैसे हम लोग कैटलिस्ट होते हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम लोग आके मोटिवेट आपको कर दिए, आप 2 घंटा की जगह पे 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बस खत्म। समझ में आ गया? चलो शाबाश। अब है भैया रेट कांस्टेंट में एक कुछ अच्छा सा इक्वेशन होता है, रेट कांस्टेंट, आप देख लोगे काम का चीज है, ठीक। ये रेट कांस्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है। चलो चलो रेडी। रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन अलग टॉपिक हो गया, अभी तक मैंने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बात करा, फैक्टर ऑफ एक्टिव। अब अपन का आता है रेट कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, अपन बात कर लेते हैं क्या होता है भैया, है ना। कह रहा है क्या कि रेट कांस्टेंट इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन या व्हेन कर दो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। क्या कह रहा है, अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो भाई,
अपन एक एग्जांपल से समझते, आपके सामने एक जनरल रिएक्शन में रखा है AA प्लस BB जो है CC प्लस BB। सर इसका अगर रेट लिखना चाहेंगे है ना, तो रेट प्रोपोर्शनल टू क्या, A है ना, और ये जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है ये B, और B का कॉफिशिएंट जो हो जाता है वो B। क्या आपको नहीं पता है, लॉग मास एक्शन के हिसाब से अपन रेट ऐसे ही तो लिखते थे, है ना, लॉग मास एक्शन के हिसाब से रेट अपन ऐसे ही लिखते थे कि ये जो भी कॉफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता था, ये जो भी कॉफिशिएंट होता था ये पावर बन जाता है। अब कह रहा है कि अगर ये कंसंट्रेशन A और B का कंसंट्रेशन को एक एक कर दिया जाए, यूनिटी कर दिया जाए भैया, चलो भाई कर देते हैं, तो R बराबर क्या, R प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे। अच्छा इस प्रोपोर्शनल को पहले हटा लेते हैं अपन, इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, अपन एक नया सा टर्म डालते हैं K, और अपन क्या लिखेंगे A के पावर में क्या लिखने वाले A, एंड B के पावर में क्या लिखने वाले हैं B। कोई बताना कि अगर A का वैल्यू को हमने 1m कर दिया और 1m के पावर में कुछ भी रहे, और यहाँ पे मैंने 1m कर दिया जिसके भी पावर में कुछ भी रहे, कोई बताना सर, कोई बताओगे ये मल्टीप्लाई, माफ करना ये मल्टीप्लाई, कोई बताना कि 1 के पावर में कुछ भी रहेगा क्या वो एक ही होगा, यस सर, 1 के पावर में कुछ भी रहेगा क्या वो एक ही होगा, यस सर। कहने का मतलब एक चीज हमको बड़ा बेहतरीन समझ आ रहा है, क्या क्या आप मेरी बातों को अगर देखोगे तो ये समझ आ रहा है भैया कि सर ये 1m है, ये 1m है, 1m के पावर में कुछ भी कर दो वो एक आने वाला है, तो सर इस कंडीशन पे R बराबर के नहीं हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा, शाबाश। कहने का मतलब क्या है कि ये इस K को ही अपन बेटा क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, हाँ इसी को। तो क्या रेट ऑफ कांस्टेंट क्या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, यस सर, ये रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हुआ, बिल्कुल हुआ। कब हुआ, जब हमने A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन को कितना मान लिया, एक एक मान लिया भैया। अगर हमने एक नहीं मानता तो क्या ये R K के बराबर होता, नहीं होता, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि ये रेट कांस्टेंट को डिफाइन तब करा जाता है जब कंसंट्रेशन का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग A और B का वैल्यू हमने एक लिया था, तब ये जो भी होएगा ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होएगा, और इसी के को अपन रेट कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन याद रख लोगे आप, ये रेट कांस्टेंट को डिफाइन कब करा गया, जब A और B का कंसंट्रेशन हमने एक एक लिया तभी हुआ भैया, यूनिटी लिया, क्लियर, पक्का, बढ़े आगे, डन, शाबाश, वेरी गुड। अब कुछ इसका करेक्टरिस्टिक भी है, करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट है, अपन समझने का कोशिश करते हैं ये करेक्टरिस्टिक क्या क्या है भाई, है ना, क्या अपने को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल ट्राई करते हैं हम लोग। हाँ चलो भैया, आप मेरे को ये बताओ, कह रहा है कि इट गिव्स द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये K जो है वो R के बराबर था, तो K अगर निकल जाएगा तो R का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया बताने वाला, लार्जर द वैल्यू ऑफ K रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर एंड वाइस वर्सा। R का वैल्यू, K का अगर वैल्यू ज्यादा होगा तो R भी ज्यादा, और R का मतलब रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर K का वैल्यू भी कम हुआ, है ना, मतलब अभी देखा ना कि ये R बराबर की, अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कह रहा है कि ये K, इस K जो है वो कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आपसे सवाल है क्यों नहीं करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए, 50 m, 200 m, 150 m, 200 m, 90, 80, उस पे डिपेंड ये K नहीं करने वाला, क्यों, सोचो। चलो 2 मिनट का समय, सोच लिया, अच्छा सॉरी, सोचा, अरे बहुत डिस्टर्ब करते हो आप, समझ नहीं आ रहा, कहे ना 2 मिनट, सॉरी। हाँ शाबाश। सर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि सर ये K को डिफाइन कब करा गया है, ये K को डिफाइन सर तब करा गया है, कब जब ये कंसंट्रेशन को हमने कितना माना था, 1m माना था, यूनिटी माना था। जब कंसंट्रेशन को हमने यूनिटी माना था, अभी कुछ देर पहले, है ना, ये देख पा रहे, A के पावर में A था और B के पावर में B था, है ना,
और इसका वैल्यू को हमने 1 माना था, इसका भी वैल्यू को हमने 1 माना था। अर्थात जब 1 ही मानेंगे, अगर ये 1 की जगह पे कुछ और कर देंगे तो क्या ये k डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। यस, ये k डिफाइन तभी हो रहा है जब ये दोनों का वैल्यू को यूनिटी करोगे, 50-50 कर दो, इससे क्या मतलब? ये फिर डिफाइन ही नहीं होगा। शाबाश। इसी वजह से ना ये कुछ भी कर दो, इसको k को कोई मतलब नहीं है भैया, कुछ भी मतलब नहीं है, तब नहीं डिफाइन हो जा। मेरा भी अपना कुछ है। क्लियर? कोई तकलीफ? श्योर? चलो, वेरी गुड। कह रहा है कि डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपके सामने एक नया सा टर्म आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यही तो है काम का चीज, है ना? कैसे के का यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, अपन कुछ देर के बाद बात कर लेंगे, है ना? क्योंकि उसके लिए अपन को ऑर्डर जानना पड़ेगा। ये डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? ये भी आगे आ जाएगा। एंड डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। अलग अलग रिएक्शन का के का वैल्यू भी अलग अलग होता है। श्योर? चलो भैया, आपके सामने हमने बड़ा अच्छा होमवर्क दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आप देख लोगे। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया गया चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसको डिफाइन किया गया जब कंसंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट का एक एक मान लिया जाए, उसका यूनिट फिक्स होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन इसका यूनिट फिक्स नहीं होता है ना? कुछ कुछ जो भी पॉइंट है ना, इसका यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, उसका ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। आप लिख करके मेरे को बता दोगे। चलो, बड़ा अच्छा सवाल है। अब अपन आते हैं रेट लॉ, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपन आते हैं रेट लॉ भैया। चलो, ये रेट लॉ क्या होता है अपन बात, है ना, डिस्कस करते हैं। रेट लॉ क्या होता है भाई? हाँ, चलो। अच्छा, रेट लॉ, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ, 2 मिनट का मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद हम रेट लॉ स्टार्ट करेंगे। श्योर? चलो, देखो ये क्या कहता है कि हमने कोई एक रिएक्शन को लिखा, मान कर चल हमने क्या करा, एक रिएक्शन को लिखा। वो रिएक्शन क्या लिखा? ए प्लस बी और सी प्लस डी हमने रिएक्शन को लिखा। श्योर? अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखना चाहेंगे तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। श्योर? कह रहा है क्या कि रेट जो होता है वो के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये जो भी कॉफिशिएंट होगा ये पावर बन जाएगा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा ये कॉफिशिएंट होगा वो पावर बन जाएगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि यहाँ पे जो भी होगा टर्म कॉफिशिएंट वो पावर बन जाएगा। इसी को गलत साबित करने के लिए रेट लॉ है। बोला कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है भैया, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ए जो है वो पावर बन जाएगा, बी जो है वो स्मॉल बी है जो बी के पावर बन जाएगा। ये जो अपन ए और बी लाने वाले वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके लाने वाले हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी आएगा वही डाटा हम ऊपर लिखेंगे। और वो ये हो भी सकता है जैसे हमने क्या करा कि ये रेट को जब लिखा तो रेट बराबर हम के लिखेंगे, और ए के पावर में हम यहाँ x लाएंगे और b के पावर में यहाँ हम y लाएंगे। और ये जो x और y जो होगा वो हो सकता है a और b का बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भैया। ये जो a और b जो है वो x और y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो पावर आने वाला है वो हम एक्सपेरिमेंट करके लाने वाले हैं, है ना? जैसे कि सिंपली एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि N2 + 3H2 एरो का साइन दे दो, 2NH3 लिख दो। श्योर? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो रेट बराबर क्या लिखेंगे? के, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माने, यस सर। यहाँ लिखेंगे N2 के पावर में 1, और यहाँ H2 और H2 के पावर में ये कोएफिशिएंट कितना? 3। ये 1 और 3 जो है ना ये A और B के जगह पे, लेकिन ये गलत हो सकता है, ये गलत है। ये रेट लॉ कहता है कि यहाँ पे 1 और जो 3 आ रहा है ना ये हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद लाएंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है ये 1 और 3 के बराबर आ भी जाए और नहीं भी आ जाए। तो सर हम ये लाएंगे तो कैसे लाएंगे? तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन। ये जो रेट इक्वेशन हमने लिखा इसका जो पावर है
है ना, इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू न्यूमेरिकल्स कोएफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल्स कोएफिशिएंट का बराबर हो भी सकता है, उसके बराबर और नहीं भी हो सकता है। तो अपन कैसे करेंगे वही चीज को हम एक न्यूमेरिकल सेक्शन से आगे डिफाइन आपके सामने करें, ठीक है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल से। जैसे देखो भैया, ठीक है, चलो आपके सामने है ना, आपके सामने हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक सवाल को हम बताते हैं शॉर्ट। चलो भाई अपन क्या करें, फॉर रिएक्शन ए प्लस बी, मान के चल ए रिएक्शन है ए प्लस बी जो है वो कुछ दे रहा होगा भैया, है ना, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इनिशियल कंसंट्रेशन का ए जो है वो ये दे रखा था, ये दे रखा था, और उसमें रेट जो था वो 0.40 था। फिर ये बी का उस समय ये था, फिर ये था, फिर उस समय रेट ऑफ रिएक्शन ये था। फिर इसको अपन आप करना, अच्छा सॉरी, ये रेट ऑफ रिएक्शन ए का ये शुरुआत में था, बी का ये था, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये था, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आर बराबर क्या लिखेंगे कि ए के पावर में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 माने, और बी के पावर में कुछ नहीं तो 1 माने। श्योर, अभी हमने पावर में 1 और 1 लिखा, ये लॉ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग था। अब हम सोच रहे हैं कि इसको हम अपन रेट लॉ लिखें, तो सर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 और 1 आया, याद रखोगे यहाँ पे x बराबर 1 आया है और y बराबर कितना आया है 1, या a बराबर 1 और b बराबर 1 अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मास सेक्शन, कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं किसके अकॉर्डिंग के, लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्या लिखेंगे, r बराबर लिखेंगे k, अभी a के पावर यहाँ हम x लिखेंगे और b के पावर में यहाँ y लिखेंगे। श्योर, चलो इसको अपन r1 मान लेते हैं, अपन ये a1 हो जाएगा b1। r1 का वैल्यू कितना, रेट कितना दे रखा है 5.07 इंटू 10 के पावर -5, दिस इज इक्वल टू कि a का कंसंट्रेशन कितना है 0.2, इसके पावर में क्या मानेंगे भैया x मानेंगे। b का कंसंट्रेशन कितना भैया 0.30 के पावर में क्या मानेंगे y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान ले। फिर सर हमने रेट को चेंज कर दिया, तो रेट कंसंट्रेशन को हमने चेंज करा तो रेट भी बदल गया, तो अपन फिर लिखते हैं 5.07 गुने 10 के पावर -5, दिस इज इक्वल टू k, और उस समय कंसंट्रेशन ए का कितना था 0.20 के पावर में x, और y कितना था भैया 0.10 के पावर में क्या y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह अपन 3 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखेंगे, उस समय रेट कितना था 1.43 गुने 10 के पावर -4, दिस इज इक्वल टू 0.40 के पावर में x मानेंगे, और यहाँ पे 0.05 के पावर में y मानेंगे। शॉर्ट, अब तुम ये 3 इक्वेशन के साथ ऐसा कुछ करो, 3 इक्वेशन के साथ ऐसा कुछ करो कि दो कोई भी एक टर्म में डिवाइड करने के बाद आप कोई भी ए का या बी का कंसंट्रेशन जो है वो कट जाए। आप इमेजिन करो कि अगर ए और बी को हम डिवाइड करेंगे पहला और सेकंड को, तो क्या ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा? यस सर। और जब ये वाला टर्म कट जाएगा आपके सामने सिर्फ y बचेगा, बिल्कुल y बचेगा। तो सर हमने 1 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 बराबर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 0.30 के पावर में y, और सर यहाँ भी बचेगा 0.10 के पावर में क्या y पॉइंट उड़ेगा। कहने का मतलब 1 बराबर कितना आ गया, अपन लिख सकते हैं 3 के पावर में क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। यस सर, अपन अब इसको क्या करो भाई, है ना, तुम इसको क्या करो कि आप इसको y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, बताओ हमको क्या y का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा? यस सर। कैसे निकलेगा कमेंट सेक्शन में बता देना। श्योर। फिर ऐसा करो कि फिर से कोई 2 इक्वेशन को पहला अगर तीसरा पहला, और ऐसा करो कि कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू y का वैल्यू जो आ जाएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो कि x का वैल्यू आ जाएगा, 2 इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर दो, है ना, कोई भी 2 इक्वेशन को डिवाइड कर देना, तो वहां पे x का डाटा पुट कर देना, और जैसे ही x और y का डाटा पुट करोगे तो ये देखना y का डाटा और x का डाटा हो सकता है वो एक भी आ जाए और एक ना आए। ठीक, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से लाया था भैया, ये हमने एक्सपेरिमेंट से लाया था, है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट से लाया था। श्योर। इसके बाद आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बहुत अच्छा भैया, है ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, नीट वीट में आता है सवाल। ठीक, इसको भी बना लोगे, ऑप्शन में बहुत अच्छा सवाल है। अब इसके बाद आता है आपके सामने क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, ऑर्डर ऑफ क्या रिएक्शन इसके सामने आता है, इसके बाद आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। श्योर। चलो, कह रहा है क्या
कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। कह रहा है कि ये जो हमने रेट लॉ का इक्वेशन से रेट लिखा था के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई को जोड़ दोगे इसी को अपन ऑर्डर करने वाले हैं। याद कर उस इक्वेशन से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला था, और जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा वो दोनों को जोड़ दोगे आपके सामने वो ऑर्डर कहलाएगा, है ना। तो हो सकता है जोड़ने के बाद वो नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, फ्रैक्शन भी आ जाए, जीरो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए भैया, है ना। हो सकता है कि उसका वैल्यू 3 से ज़्यादा भी आ जाए भैया, हो सकता है। अच्छा, ये रिएक्शन और अप्लीकेबल पर वो दोनों रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है ऑर्डर निकालने का, कॉम्प्लेक्स या फिर एलिमेंट्री, और ये रेट कांस्टेंट के पे भी डिपेंड करता है। कैसे, आगे अपन आ जाएगा श्योर। तो सर ये वाला इक्वेशन रेट लॉ का होना चाहिए, ना कि लॉ ऑफ मास सेक्शन का होना चाहिए, श्योर ना। ये एक्स और वाई का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाटा पुट करेंगे, है ना, श्योर। चलो, इसके जस्ट बाद आता है क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन है भाई, है ना, आपके सामने देखो पूछा कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपके सामने ऑर्डर पूछा है, तो कुछ नहीं करना, पावर को जोड़ दो भैया, 1/2 और 3/2 को जोड़ दो, 1/2 प्लस 3/2। याद रखना कि ये रेट एक्सप्रेशन है, तो बहुत बढ़िया बात है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, श्योर। ऐसे ही अगला सवाल बनाओगे। अगला मॉलिक्यूलरिटी, अगला मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कैसे करा गया, मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया देखोगे। The number of reacting species taking part in elementary reaction which must be followed simultaneously in order to bring chemical reaction। कह रहा है कि कितना रिएक्टिंग पार्टिकल आपस में एक साथ टकरा रहा है simultaneously। How many reacting particles are collide simultaneously to give product। कितने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकरा रहा है ना। तो भैया कि क्यों, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को अपन मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे इसका वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, जब भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ से होगा। इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा भैया, कि आधा मॉलिक्यूल टकराया नहीं, गलत बात है। चाहे होगा तो 1 2 3 4, कहने का मतलब ये हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा। 3 से ज़्यादा भी नहीं होता है। आपने कॉलेजन देखा होगा 2 स्पीसीज का, यस सर, एक साथ टकराना, 3 का कभी कभी, लेकिन 3 से ज़्यादा आपने कभी एक ही समय में देखा टकराते हुए नहीं देखा होगा, है ना। तो वही कह रहा है फॉर एलिमेंट्री, ये छोड़ दो, कोई बड़ा बात नहीं है। इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट या थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन ऑर्डर था, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। इसका वैल्यू कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होता है, श्योर। इस बात को तुम विशेष ध्यान दोगे, है ना। एक सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, श्योर, डू यू नो। अच्छा, सवाल को आप कर लोगे, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आता है। एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक है ना, एक का वैल्यू 0 होता है, एक का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एक का वैल्यू 3 से ज़्यादा हो सकता है, एक का वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, याद रखिए। और कह रहा कि आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को जानते हो, अगर जानते हो कोई भी ऑर्डर का, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑर्डर को सिर्फ कवर करेंगे, ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एक्टिवेशन। अगला लेक्चर में अपना 3 टॉपिक जाने वाला है, श्योर। तब तक इसको आप बता सकते कि कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। जैसे आपके सामने कह रहा है कि ये के का यूनिट निकाल के दिखाओ, तो भैया किसके लिए निकालेंगे, कोई ऑर्डर के लिए निकालेंगे। अब ऑर्डर का बात आता है तो 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का निकालेंगे। तो कोई भी ऑर्डर का अगर ये के यूनिट चाहिए, कोई भी ऑर्डर का अगर यूनिट चाहिए भैया, तो अपन लिखेंगे क्या, मोल 1 - 1 लीटर n - 1 एंड सेकेंड 1 - 1। ये फॉर्मूला है आपके सामने। इस फॉर्मूला से हम कोई भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट जान सकते हैं, कोई भी ऑर्डर का। ये n का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये n बराबर 0 का मतलब 0 ऑर्डर का आपसे पूछेगा, 0 ऑर्डर। कल हम लोग पढ़ने वाले 0 ऑर्डर क्या होता है ना, तो अपन लिखेंगे क्या, मोल 1 - 0 लीटर n की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। क्या इसको ठीक से लिख सकते हैं, यस सर। क्या लिखेंगे, मोल लीटर - 1 सेकेंड इनवर्स, श्योर। क्या यही तो देखो, तो यही एक रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट था, यस सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आता है कि कौन सा ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बराबर होता है, तो कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर निकालना चाहोगे, यहाँ 1 1 - 1 0, यहाँ पे 1 - 1 0, तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, श्योर। इसके अगला लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं भाई, इसका अगला लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर का डेरिवेशन, कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी, श्योर।
ये 1 पार्ट हो गया, अगला लेक्चर में वो अपन कवर कर लेंगे पक्का। तब तक मिलते हैं, है ना, तब तक लेते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।